हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन study.com में आपका स्वागत है। सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर जजमानी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एनटीए नेट सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जजमानी। जो जजमानी सिस्टम है, जजमानी व्यवस्था है, इसकी सबसे पहले स्टडी 1995 के अंदर मैंडला बाम ने अपनी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया में की थी। तो आपने इस सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखने हैं और इनको आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी करने हैं। उसके बाद जजमान शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा के शब्द यजमान से हुआ है और यजमान का अपभ्रंश, जो यजमान शब्द है अपभ्रंश भाषा का शब्द माना जाता है, उससे यजमान से ही ये शब्द जजमान बना है। यज्ञ को आयोजन करने वाला यजमान तथा यज्ञ को पूरा करवाने वाला पुरोहित कहलाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप यज्ञ करवा रहे हैं और आप जिस ब्राह्मण को, जिस पंडित को वो यज्ञ करवाने के लिए निमंत्रण देंगे, उसे बुलाएंगे, तो आप यजमान हैं और वो पंडित जो है वो पुरोहित है। नेक्स्ट, डॉक्टर PN प्रभु के अनुसार कहते यजमान शब्द उस संरक्षक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जो पुराने समय के अंदर जो यजमान शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो लोगों की सुरक्षा करता था, संरक्षण करता था, उसके लिए यूज़ किया जाता था यजमान शब्द। जो यज्ञों की पूर्ति का निर्वहन करता है, मतलब वो यज्ञ भी करवाते थे, बड़े बड़े लेवल के ऊपर पुराने समय में यज्ञों का आयोजन किया जाता था। अतएव यज्ञमानी अथवा जजमानी व्यवस्था का अर्थ है धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति में संरक्षकों एवं सेवकों के मध्य परस्पर पूरक तथा आत्मनिर्भर व्यवस्था। इसके अंदर जो सेवक होते थे वो अपनी सेवाएं अपने यजमान को प्रोवाइड करवाते थे और जो यजमान होते थे वो उन सेवाओं के बदले जो भी सेवक होते थे उनको इकोनॉमिकली लेवल, या हम कहते कपड़े, पैसे, गेहूँ, अनाज या उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाते थे। नेक्स्ट, योगेंद्र सिंह की धारणा है कि जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है। पुराने समय के अंदर जो चीज़ों का आदान प्रदान होता था उसके ये यजमान जो प्रथा थी उससे जुड़ी हुई थी, क्योंकि जो सेवक लोग होते थे वो क्या करते थे, बड़े जिम्मेदारों को या जो उनके यजमान होते थे, बड़े बड़े मतलब जो घराने होते थे उनकी सेवा करते थे, अपनी जो चीज़ें वो बनाते थे, कपड़ा बनाना, बर्तन हो गए, लोहार जैसे काम करते थे, अलग अलग बढ़ई जो कपड़े वगैरह बनाते थे, तो वो चीज़ें वो जाके यजमान के घर पे उन्हें प्रोवाइड करवाते थे और उनके बदले वो लोग उनकी इकोनॉमिक हेल्प करते थे, गेहूँ, आटा या हम कहते हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करवाते थे यजमान। उसके बाद में सैंडरसन के अनुसार एक पूर्णतः धार्मिक व्यवस्था जो विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट सेवाओं का प्राविधान सुनिश्चित करती है तथा बदले में संरक्षकों से यह अपेक्षा रखती है कि वह अपने सेवकों को देखभाल करने के लिए मुद्रा न देकर इसकी पूर्ति फसल या उपज, वस्त्र, आभूषण, उत्तरण अथवा उच्छिष्ट देकर करें। मतलब वो उनसे ये मन में आशा रख के उनकी सेवा करते थे भी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो यजमान लोग पूरी करेंगे। नेक्स्ट, श्री SN रेड्डी के अनुसार ये सेवा संबंध जो अनुवंशिक अधिकरण द्वारा शासित होते थे, जजमान परिजन संबंधों के नाम से पुकारे जाते थे। मतलब ये अनुवंशिक होते थे, जैसे जो लोग जिनके यजमान होते थे, मतलब ये परंपरा के तौर पर चलते। नेक्स्ट उसके जैसे दादा कोई सेवा कर रहे हैं, उसके बाद उसका बेटा, उसका पोता, मतलब इसका ये सिस्टम में चलता था। यजमान और जो सेवक के संबंध थे वो अनुवंशिक तौर पर थे, बाई जनरेशन क्रिएट हुए होते थे। उसके बाद यजमानी व्यवस्था के लक्षण क्या थे, इसके अंदर GS गुरिये, द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी जो है, इन्होंने यजमानी व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख किया है। ये कहते हैं जो यजमानी व्यवस्था थी, इन्होंने अपनी पब्लिकेशन के अंदर, अपनी रिसर्च के अंदर इसके बारे में बताया है। ये फर्स्ट बात कहते हैं व्यवसायों की
वारिक परंपरा, जो व्यवसाय पुराने समय में किए जाते थे वो मतलब परंपरा तौर पर चलते थे, बाय ट्रेडिशन ही चलते रहते थे। ये बड़े लोगों को जो इनके यजमान होते थे उन्हें अपनी सेवाएं प्रोवाइड करवाते थे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है परिवारों के बीच प्राथमिक संबंध, इनके जो रिलेशनशिप होते थे प्राइमरी रिलेशनशिप होते थे। जो लोग शुरू से पीढ़ियों से उनकी मदद करते आ रहे हैं, जो उनकी सेवा करते आ रहे हैं, वो लोग ही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा करते रहते थे। उसके बाद में आर्थिक संबंध स्थायी, आर्थिक संबंध स्थायी का मतलब यहाँ पर है यजमान लोग जो सेवक होते थे उनकी इकोनॉमिकली जो नीड्स होती थी उन्हें फुलफिल करते थे। उसके बाद में विनियम की परंपरा, जिस सेवा वस्तु कहते हैं, विनियम मतलब जो सेवक लोग होते हैं, कुम्हार है, लुहार है, या और जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती थी, तो ये चीज़ें वो अपनी चीज़ें वो यजमान को देते थे, उसके बदले यजमान उन्हें अनाज देता था, कपड़े देते थे। मतलब ये आदान प्रदान होता था सेवाओं का, सेवा और वस्तु का हम कहते भी, ये आदान प्रदान का एक सिस्टम था। उसके बाद में उदागर संबंधों की व्यवस्था, मतलब जो उनके रिलेशनशिप थे काफ़ी जुड़े हुए थे, क्योंकि वो एक दूसरे की जो नीड्स है वो फुलफिल करते थे। उसके बाद उपयोगिता मूल्य में अंतर, उपयोगिता मूल्य में अंतर का मतलब यहाँ पे है, हो सकता है जो सेवाएं प्रोवाइड करवाई जा रही थी वो कीमती हो और उसके बदले जो उनको चीज़ें मिल रही थी वो कम कीमती हो। तो इस प्रकार मतलब हमके उपयोगिता के मूल्य में अंतर था, मतलब कोई चीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा यूजफुल हो बट उनको जो सेवाएं दी जा रही वो इतनी कीमती ना हो। उसके बाद में नेक्स्ट जजमानी व्यवस्था के प्रकार है, मतलब इसके कार्य क्या थे। इसके अंदर F.G. बेली ने उत्तर प्रदेश के चंपक गांव और सैया गांवों का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था के प्रकार और अकार्य का वर्णन किया था। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जो F.G. बेली है इन्होंने किस गांव की स्टडी की थी जजमानी व्यवस्था के अंदर, तो चंपक गांव और सैया गांव है। जो चंपक गांव है वो है मेरठ के अंदर और सैया गांव जो है वो है आगरा के अंदर। तो इन्होंने प्रकार्य और अकार्य दो चीज़ें बताई है। सबसे पहले है प्रकार्य, मतलब इसके बेनिफिशियल क्या है, फंक्शंस क्या थे जजमानी सिस्टम के। फर्स्ट है सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक जो जजमान होते थे उनकी मतलब सोशली सुरक्षा भी करते थे, उसके साथ इकोनॉमिकली उनकी नीड्स को भी फुलफिल करते थे। उसके बाद व्यवसायिक संरक्षण की मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, यहाँ पे व्यवसाय का, अब कुम्हार है, कुम्हार जो चीज़ें बनाएगा वो अपने यजमान को देगा और यजमान उसके बदले उसे गेहूँ, अनाज, कपड़ा जो भी है वो प्रोवाइड करवाएगा। वो लोग संतुष्ट थे क्योंकि वो अपनी सेवाएं अपने यजमान को देते थे और यजमान उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल करते थे। उसके बाद सावयवी एकता में वृद्धि, और ये पूरी की पूरी जो कंट्रोल था, सोशल सिस्टम था, उसकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ही बढ़िया थी। उसके अंदर एकता के भाव से सब लोगों में अपने अपने काम बंटे हुए थे। उसके बाद में सहयोगी प्रक्रियाओं में वृद्धि, लोग हेल्प करते थे। उस टाइम जो नेचर था हेल्पिंग नेचर होता था लोगों का, उससे क्या था पूरे का पूरा समाज है वो एक जुड़ा हुआ था, ग्रुप में जुड़े हुए थे उस टाइम के लोग। उसके बाद में जातीय संघर्षों की अल्पमत संभावना, लोगों के अंदर संघर्ष नहीं थे जाति से संबंधित, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने काम निश्चित होते थे। वो जिस जात का होता था उसे अपनी जनरेशन से जो काम मिला हुआ है उसे वो ही काम करना होता था, उस कारण कोई भी जो जातीय संघर्ष है वो उत्पन्न नहीं होता था। उसके बाद में इसके अकार्य क्या थे, इसके डिसफंक्शंस क्या थे, शोषण की प्रवृत्ति। अब हो सकता है जो सेवक है वो बहुत ज़्यादा सेवा प्रोवाइड करवाते थे जजमानों को, जजमान उन्हें उतनी जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाते थे। उसके बाद भाग्यवादिता, भाग्य को लेकर लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे, कहते जो भाग्य में लिखा है वो ही होगा, मतलब भाग्यवादी लोग थे, सिर्फ किस्मत को लेकर चलते थे उस टाइम में, और ये सिस्टम भी उसी प्रकार का था। उसके बाद में सामाजिक रूढ़िवादिता, क्योंकि जो काम था वो बाय जनरेशन चलता था, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वही उनके जो ठाकुर होते थे, उनके यजमान होते थे, वो हमेशा उनकी सेवा करते रहते थे। कहते थे हमारी जो के हैं वो शुरू से इनकी सेवा करती आ रही है, हम अब भी इनकी ही सेवा करेंगे। तो इस प्रकार की जो उनके दिमाग के अंदर सामाजिक रूढ़िवादिता की भावना थी लोगों के अंदर इस व्यवस्था को लेकर। उसके बाद में नेक्स्ट श्रेष्ठता तथा हीनता के मनोग्रंथियों का जन्म,
अब इसके अंदर यजमान को श्रेष्ठ मानते थे और जो सेवक होते थे वो अपने आप को निम्न कोटि के मानते थे। ये उनका जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट था उनके दिमाग में फिट हो चुका था कि भी हाँ, ये यजमान है, ये हमारे लिए श्रेष्ठ है, ये हमारे लिए भगवान के रूप है क्योंकि हमारे अन्नदाता है। इस प्रकार की भावना उस टाइम के लोगों के अंदर जो पाई जाती थी। उसके बाद में नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रगति में बाधा। तो इस व्यवस्था के कारण कोई व्यावसायिक प्रगति नहीं हो रही थी। समाज जैसे था वैसे का वैसा ही चल रहा था। जो जनरेशन जो काम कर रही है वो ही कर रही होती थी। जो कपड़े बना रहा है वो कपड़े ही बनाएगा, जो कुम्हार था बर्तन बनाने हैं वो बर्तन ही बनाएगा, पुजारी है वो पूजा पाठ ही करेगा। मतलब वो अन्य कार्यों के अंदर वो कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते थे और अपनी प्रोग्रेस को लेकर कोई उनको चिंता नहीं थी। तो उस कारण क्या था, जो व्यवसाय जहाँ पर था वो वहीं पे ही टिका हुआ था और वैसे का वैसा ही चल रहा था। उसके बाद में जो क्षेत्रवार जजमान और प्रथा का संबोधन था, किस प्रकार था, लोग क्या क्या नाम से उन्हें बुलाते थे। जैसे जजमान, प्रजा और क्षेत्र। किस क्षेत्र के अंदर जो जजमान होता था उसे क्या कहा जाता था, प्रजा जो उनकी सेवा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, और किस किस एरिया के अंदर ये प्रचलित थी। तो फर्स्ट है जजमान कहा जाता था और प्रजा कहा जाता था। ये जो शब्द थे उत्तर भारत के बिहार क्षेत्र, उत्तर भारत के अंदर और बिहार जो है इस एरिए के अंदर जो सेवक होते थे उन्हें रहा जाता था, और जो उनके यजमान होते थे, जो उनके मतलब अन्नदाता होते थे उन्हें जजमान कहा जाता था। उसके बाद में मिलंद, जजमान को मिलंद कहा जाता था और प्रजा को कामगार कहा जाता था। ये शब्द राजस्थान के अंदर, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर प्रचलित थे। अब इन चीज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान से याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है पेपर के अंदर। दक्षिण भारत के अंदर जो जजमान होते थे उन्हें अया कहा जाता था और प्रजा को कमीन कहा जाता था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था जो कमीन शब्द है वो किस लिए यूज होता था। तो ये आप अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होके पूछा जा सकता है। तो कमीन जो शब्द है वो प्रजा के लिए, जो सेवक होते थे उनके लिए प्रयोग होता था दक्षिण भारत के अंदर। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर जजमान को अन्ना कहा जाता था, मतलब अन्ना अन्नदाता ऐसे हम समझ सकते हैं, और प्रजा को आर्धा आर्धा कहा जाता था। उसके बाद में गढ़वाल जो है वहाँ पर जजमान को ईज़ा कहा जाता था, जजमान को ईज़ा कहा जाता था। में कश्मीर के अंदर जजमान को बलूता कहा जाता था और प्रजा को पत्तो कहा जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट है बंगाल और उड़ीसा के अंदर प्रजा को कामियाँ कहा जाता था, जो सेवक होते थे उन्हें कामियाँ कहा जाता था, और जजमान को मालिक कहा जाता था। उसके बाद में मध्य प्रदेश के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर प्रजा को हलिया कहा जाता था। अब इनको आपने अच्छे से याद करना है, चाहे इसका रट्टा चढ़ा हो, चाहे इनको कितनी बार भी आपको पढ़ के याद करना पड़े, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पेपर में आता है, आपने इनको याद करना अच्छे से। सो ये थे जजमान सिस्टम से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।